मैं तहे दिल से इसलिए भी धन्यवाद करता हूं क्योंकि पिछले 1 महीने से लगातार पूरा परिवार इस कार्यक्रम के लिए, सफलता के लिए लगा हुआ। और सबसे बड़ी खुशी की बात मुझे जो लगी इस कार्यक्रम में, अगर हम देखा जाए, सबसे ज्यादा अगर अहम रोल, सबसे ज्यादा मान सम्मान, सबसे ज्यादा अगर किसी की इज्जत करने का काम करे, वो भारत के तिरंगे की करने का काम करे। हर एक व्यक्ति को हर एक व्यक्ति को तिरंगे के साथ मान सम्मान देने का काम करे। समाचार कैरी के साथियों, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं युवा हूं, युवा होने के नाते 2 बात आप लोगों के बीच में अवश्य रखूंगा। जब जब हमारा देश किसी मुसीबत में पड़ा, तब तब के युवा उठे, हमारे देश को उस मुसीबत से निकालने का कार्य करा। चाहे 1857 का युद्ध हो, उस समय के युवा क्रांतिकारी वीर मंगल पांडे, महारानी लक्ष्मीबाई, राजा नारसिंह जाट, राव तुलाराम, ना जाने कितने हजारों ने इस देश के लिए कुर्बानी देने का कार्य करा। उसके साथ साथ मैं बात करूं आजादी की लड़ाई की, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, जिनके वंशज आज हमारे साथ मंच पर बैठे हैं, सबसे पहले मैं इनकी पैरों की धूल को अपने माथे पे तिलक लगा के नमन करता हूं, क्योंकि इन वीरों की वजह से, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की वजह से मात्र 24, 25, 26 साल के युवा मधु कुमारी दिवांश गुलिया, सीमा सैनी, ज्योति राठी, करिश्मा, धरती एक स्वर क्लब से करिश्मा, मोहित गुलिया है हिमसा से, मोहित गुलिया, जयप्रकाश, प्रदीप गुलिया, जयपाल, कुमारी नेहा गुलिया, अरुण, मिसेज बतेरी निश्चय के साथ इसका जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया है आदरणीय मामन चंद जी ने। एक बार जोरदार तालियां ऐसे साधारण व्यक्ति के लिए जिसने संघर्ष से सफलता को नए आयाम दिए हैं, श्री मामन चंद जी। तारुषी गौड़, मामन जी आपका स्वागत। तारुषी गौड़ ये हमारी चंडीगढ़ की बेटी है, अंतरराष्ट्रीय ताई कमांडो खिलाड़ी है, जो अनेकों बार भारत के प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति से भी सम्मानित हो चुकी हैं। उभरता हुआ भारत का भविष्य है ये। एक बार जोरदार तालियां इस बिटिया के लिए। ऐसे ऐसे खिलाड़ी जो भारत देश का नाम रोशन करते हैं, और विदेशों की धरती पर जब ये तिरंगा फहराया जाता है और भारत का राष्ट्रगान बजता है, तो हर भारतीय का सीना चौड़ा हो उठता है। एक बार जोरदार तालियां तारुषी गौड़ बिटिया के लिए। डॉक्टर रश्मि शुक्ला जी जो प्रयागराज से आई हैं, डॉक्टर रश्मि शुक्ला प्रयागराज से चल करके हमारे बीच में आई है। कवि हैं, लेखिका हैं, कलाकार हैं, और इनकी प्रस्तुति बहुत शानदार प्रस्तुति इनकी रही। डॉक्टर रश्मि शुक्ला प्रयागराज से। मातृशक्ति को नमन है, महिला शक्ति को प्रणाम। एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। उसके बाद मैं चाहूंगा कि जिन जिनका मैं नाम पुकारूं वो तैयार रहें। प्रोफेसर उर्मिला सहरावत, ये शिक्षिका हैं, ये भी हमारे बीच में है। प्रोफेसर उर्मिला सहरावत जी, वो भी मंच के पास आ जाए। डॉक्टर रश्मि शुक्ला प्रयागराज से चल करके हमारे बीच में आई हैं, जोरदार तालियां। प्रोफेसर उर्मिला सहरावत जी एक ऐसी शिक्षिका हैं जो सही मायने में प्रयासरत नजर आई हैं। गांव गांव गली गली घूम करके इन्होंने गांव के और शहर के बच्चों को सरकारी विद्यालय में दाखिला दिलाने के लिए प्रयास किया, और एक ही साल में 65 बच्चों को इन्होंने दाखिला दिलाया अपने स्कूल में, एक ही वर्ष के दौरान। श्रीमान ओपी सिहाग जी जो राजनेता कम और समाज सेवी ज्यादा है, एक भाई की तरह व्यवहार करते हैं। जोरदार तालियां से राजनेताओं के लिए जो आदर्श है। अक्सर राजेश जी अपने संबोधन में कहते हैं, लेकिन
उदाहरण भी है ओपी सिहाग जी जैसे व्यक्तित्व जो समाज सेवा भी करते हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। राष्ट्र गौरव अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है और ओपी सिहाग जी को राजेश जी चाहते हैं कि वो लोई उड़ा करके सम्मानित करें डीसी साहब और आदरणीय पवन जिंदल जी। मेजर शालू वर्मा, बहुत ही दिलदारी और जिंदा दिली का उदाहरण प्रस्तुत करती मेजर शालू वर्मा, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर उड़ते हुए जहाज में अपने साथियों की न केवल मदद की अपितु उनकी जान बचाने का श्रेय भी मेजर शालू वर्मा को जाता है, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर अपने साथियों को बचाया, न केवल बचाया अपितु सुरक्षित उनको ले आई। मेजर शालू वर्मा, एक बार जोरदार तालियां। भारत माता की वंदे वंदे। सलाम है ऐसी नारी शक्ति को और सलाम है इनके जज्बे को। एक बार हाथ। धरती एक स्वर्ग कल्प। हम सब चाहते हैं कि हमारी धरती स्वर्ग बने। ऐसा ही प्रयास हमारी टीम, हमारी बिटिया है, साथी हैं, वो आ जाए मंच पर और उनके समेत धरती एक स्वर्ग क्लब के तमाम सदस्य मंच पर आ जाए। एक बार जोरदार तालियां इन नन्हे बच्चों के लिए जो लगातार न केवल पेड़ लगा रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो वृक्ष लगाएं, पर्यावरण बचाएं, घर घर जा रहे हैं, गली गली जा रहे हैं और लगातार अनेक वर्षों से वो ये प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रपति अवार्ड, 2 बार राष्ट्रपति अवार्ड ले चुकी है कुमारी नेहा गुलिया। समाज सेवा के क्षेत्र में 2 बार ये राष्ट्रपति से सम्मानित हो चुकी है कुमारी नेहा गुलिया। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। पवन कुमार गुप्ता जी प्रिंसिपल है सार्थक स्कूल सेक्टर 12A पंचकुला से। इनके अथक प्रयास से सार्थक स्कूल का नाम आज पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर पवन कुमार गुप्ता जी के लिए। मंच पर आ जाएं डॉक्टर पवन कुमार गुप्ता जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। स्वागत डॉक्टर पवन कुमार गुप्ता जी, जो अपने शिक्षा का यह दीप जलाया है। शिक्षा एक ऐसी ज्योति है जो हमारे जीवन के सब अंधकार दूर कर देती है। अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाएं, अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाएं। शिक्षा की ज्योति से सभी अंधकार दूर किए जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रजनीश सचदेवा जी जो प्रिंसिपल है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर 6, श्री रजनीश सचदेवा जी वो भी मंच पर आ जाए, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। शिक्षक वीर योद्धा आज हमारे बीच में मौजूद है। सलाम है इनकी राष्ट्रभक्ति को, सलाम है इनके जज्बे को और सलाम है इनके जुनून और हौसले को। मां भारती की रक्षा के लिए ये अपने प्राणों की आहुति दे हैं, बाज रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की वंदे। शाल उड़ा करके सम्मानित करेंगे, शाल उड़ा करके शाल भेंट करेंगे। स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे, स्मृति चिन्ह। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पवन जिंदल जी। एसवी गोयल जी से मैं आग्रह करूंगा वो भी मंच पर आ जाएं। एसवी गोयल जी, आदरणीय एसवी गोयल जी। पत्रकार जगत शहीद वंश खातों
जो आप कल से देख रहे होंगे, मैंने इनको पहले भी देखा है। एक जुनून से काम करने वाले अति उत्साही समाचार क्यारी के सीएमडी, चीफ एडिटर, अनेक जिम्मेवारियां और समाज में एक उत्साह से काम करने वाले ऐसे श्रेष्ठ कार्यकर्ता, उनके द्वारा मंच पर विराजमान खजान सिंह जी जो खाप प्रधान हैं, सुजीत जी, आजाद, आदित्य धनखड़ जी, ओपी सिहाग जी, जेजेपी के जिला अध्यक्ष संजय राठी जी, हरियाणा पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष रामपाल धनखड़ जी, प्रसिद्ध पत्रकार प्रदीप डवाल जी, MH1 के मीडिया एडिटर, और इसके अतिरिक्त आज इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ पंचकूला के हमारे उपायुक्त महावीर कौशिक जी और उनके साथ और भी बहुत श्रेष्ठ साथी जो मंच पर विराजमान हैं, उनको मैं अपना प्रणाम करता हूँ। आज जो इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए अलग अलग पत्रों के, अलग अलग चैनलों के ऐसे श्रेष्ठ कार्यकर्ता और समाज के जो समाचार मीडिया के साथ अपना विचार रखने वाले ऐसे मेरे साथियों, भारत एक प्राचीन राष्ट्र है। प्राचीन काल से ही मीडिया का एक बड़ा महत्व रहा है। पुराने समय में देखेंगे तो उस समय आज की तरह का मीडिया नहीं था, परंतु देव ऋषि नारद, उनका नाम अगर देखेंगे तो ध्यान में आएगा, उनका विचरण तीनों लोक में था। सब प्रकार के लोगों को उस समय जो देव ऋषि थे, जो राजा थे, जो जिनको आज हम कोई इस टाइप के अलग अलग प्रकार की मुहिम को चलाने वाले, आज पत्रकार भी अपनी जान को हथेली पर रखकर जहाँ गोलियां चल रही हैं, युद्ध हो रहा है, वहाँ भी वो उसकी कवरेज करने के लिए जाता है, समाज को वास्तविकता दिखाने के लिए जाता है। भले ही हो किसी भी प्रकार की स्थितियाँ हो, अनेक प्रकार के जो बड़े जिनका नाम सुनने से लोग थर्राते हैं, उनकी इंटरव्यू करने के लिए जाता है। उनका अपने मन का विचार क्या है समाज तक पहुंचाना। भारत दुनिया का एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र को चलाने के लिए 3 प्रकार की व्यवस्था है। हमारी कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के द्वारा देश के सब प्रकार के कामों का संचालन होता है, परंतु कोई मनमानी न कर सके। उन सब बातों को टाइट करने के लिए, उनको ध्यान में रखने के लिए, उनको डिसिप्लिन में लाने के लिए मीडिया भारत की राजनीति में, भारत के निर्माण में एक चौथा स्तंभ है। मेरा निवेदन है, मीडिया से जुड़े हुए आज श्रेष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं, मीडिया की देश और समाज की उन्नति के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। मीडिया कोई भी अनेक प्रकार की राजनीतिक पार्टियां जब चुनाव के दिन होते हैं, अपना अपना मैनिफेस्टो जारी करती हैं, अपने अपने विचार समाज के सामने रखते हैं। मीडिया उन सब बातों को रिकॉर्ड करता रहता है। बाद में जब एक पार्टी उसमें सत्ता में आती है, उसने चुनाव के दौरान समाज में जाते हुए अनेक प्रकार की रैलियां, जलसे जुलूस करते हुए
उसके नेताओं ने क्या क्या समाज के सामने अपने विचार रखे थे, वायदे किए थे, उनको याद करना, उनको समाज की उन्नति के लिए लागू करना, ये मीडिया उस पर नकेल कसने का काम करता है। मीडिया उसको रास्ते पर लाने का काम करता है। अनेक प्रकार के, मान लो कोई असहाय गरीब एक इस प्रकार का कमजोर व्यक्ति है, उसकी रक्षा करना, उस पर कोई अन्याय हो रहा है उसको हाईलाइट करना, उसको ज्यादतियों से बचाना। तो किसी भी प्रकार के अन्याय को रोकने के लिए मीडिया हर समय देश में सतर्क रहता है, बारीकी से, गुप्तता से ऐसी ऐसी खबरों को निकाल कर लाता है। जो पत्रकारिता है एक बड़ा धर्म है, ये समाज की उन्नति के लिए, जैसे राष्ट्र के निर्माण में मीडिया का योगदान, मीडिया बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, निभाता है। मीडिया किसी भी प्रकार के ऐसे लोगों को जो इनोवेशन करते हैं, नई नई बातें करते हैं, पर वो छोटे स्तर के व्यक्ति हैं, मान लो एक स्टूडेंट है, उसने कुछ ऐसा नया इनोवेशन किया तो मीडिया उसको प्रचारित कर सकता है। समाज में बहुत लोग आज जो आर्थिक दृष्टि से साधन संपन्न है, वो तो अपना प्रचार पैसे के आधार पर खुद करते हैं, परंतु एक सामान्य व्यक्ति जिसके पास आर्थिक साधन नहीं है परंतु वो प्रतिभाशाली है, उसको आगे बढ़ाने का, उसमें समाज में उजागर करने का, ये सब काम मीडिया करता है। तो ऐसे लोगों को मीडिया के द्वारा बहुत सारा उत्साह मिलता है। तो समाज के निम्न वर्ग के ऐसे पिछड़े हुए लोग अपनी प्रतिभा के कारण मीडिया के आधार पर आगे बढ़ सकते हैं। आज मैं देखता हूँ श्रीमान राजेश जी ने मेरे साथ, उनका लगभग आज से 15 दिन पहले एक भेंट हुई थी, तो उसमें भी उन्होंने मेरा कोई इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने वो चलाया मेरे बारे में कि खेती का, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब कुछ कमेंट आए हैं, आपका तो खेती से कोई संबंध नहीं है। अब देखिए, लोग अध्ययन नहीं करते। मैं एक गांव में पैदा हुआ, आज एक मानकर चलिए मेरा 1953 में जन्म हुआ। उस जमाने में जो लोग गांव में पैदा हुए वो काम कुछ भी करते हों, वो खेती से दूर नहीं रह सकते। गांव का मुख्य आधार खेती है और आज भी हमारी अर्थव्यवस्था में रोजगार की दृष्टि से अगर 40% समाज के लोगों को काम दिया हुआ है, रोजगार दिया हुआ है, तो उसका आधार खेती है। एक समय था जब भारत विश्वगुरु था, उस समय इस देश की जीडीपी 25% खेती के आधार पर विश्व में थी। तो इसलिए इस देश की 60% से अधिक आबादी गांव में निवास करती है। परंतु आज दुर्भाग्य से, ये हाईलाइट करने की बात है, आज दुर्भाग्य से एक किसान का बेटा जब वो पढ़ लिख जाता है तो उसके मन में आता है कि मैं अब पढ़ चुका हूँ, मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है, अभी मुझे खेती नहीं करनी चाहिए, अभी मैं नौकरी कर सकता हूँ। 20-30 एकड़ जमीन का मालिक एक किसान का बेटा, वो ग्रेजुएशन करता है, वो 10-15 हज़ार की डीसी रेट पर मिलने वाली नौकरी करने के लिए भागता है, परंतु वो 10 लोगों को रोजगार अपने खेत के द्वारा देकर उसको उन्नत तरीकों से खेती कर सकता है। खेती आज एक प्रचार किया गया है कि घाटे का सौदा है। देखिए, मैं खेती से भी जुड़ा, बचपन में भी खेती में रहा। मैं लगभग 1975 में देश के एक डेपुटेशन, साइंटिस्टों का डेपुटेशन इरी में गया था, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलिपाइन मनीला। मैं उस समय उस डेपुटेशन में गया था राइस पर शोध करने के लिए, चावल पर शोध करने के लिए।
तो मेरा ये कहना है कि जो व्यक्ति आज, अगर मैं उस जमाने में भी खेती से जुड़ा, बीच में मैं व्यापार में भी आया, व्यापार को छोड़कर अब मैं दोबारा से समाज सेवा के, मैं व्यापार का काम नहीं करता, मैं केवल पूरा समय समाज के अनेक कामों में, परंतु मेरे मन में हर समय रहता है कि जब तक इस देश के 60% आबादी जो गाँव में रहती है, इसका विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं हो सकता। तो देश का विकास करना है तो ग्राम का विकास करना पड़ेगा। आज क्या हो रहा है, मैं गुरुग्राम में रहता हूं, आप सब लोग जानते हैं। गुरुग्राम में मैं पंजाब से 1994 में आया तो गुरुग्राम की आबादी केवल 50,000 थी। 50,000 आबादी का एक छोटा सा कस्बा था। जब पंजाब हरियाणा इकट्ठे थे, उस समय जिस व्यक्ति को, जो कोई सर्विस करने वाला, सरकारी सर्विस करने वाला व्यक्ति को सजा देते थे, तब उसकी ट्रांसफर गुरुग्राम, इधर अटेली, नारनौल, इस सारे क्षेत्र में होती थी। परंतु 25 साल के कालखंड में गुरुग्राम दुनिया का सर्वाधिक तेज गति से बढ़ने वाला शहर, 50,000 से 25 साल में 25 लाख आबादी का शहर बन गया। और मैं दावे से कह सकता हूं, आने वाले 5 साल में गुरुग्राम की आबादी 50 लाख से ऊपर हो जाएगी। ये सब लोग कहाँ से आए जो 50,000 से 25 लाख हुआ? ये सब लोग गांव से चलकर आए। गांव से अगर लोग ऐसे आते रहेंगे तो हमारे गांव की क्या स्थिति होगी? अगर गांव के किसान का बेटा खेती करने से मना करेगा तो आने वाले समय में इस देश की 140 करोड़ जो पॉपुलेशन है उसकी क्या स्थिति होगी? 1964-65 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, इस देश में अन्न का संकट था। PL 48 के तहत उस समय अमेरिका से मैक्सिकन गेहूं और मक्का आया था। वो गेहूं ऐसा था जो समुद्र में गिराने वाला था, परंतु हमारे भूखे लोगों को दया के रूप में एक भीख के तौर पर वो उसको खाकर गुजारा करना पड़ा। उस समय देश के प्रधानमंत्री ने कहा, जय जवान और जय किसान का नारा दिया और देश के किसान को आह्वान किया, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। उस समय अनेक प्रकार की मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा उस ग्रीन रेवोल्यूशन के नारे को हाईजैक किया गया और उनके द्वारा अनेक प्रकार की जो केमिकल युक्त खाद, पेस्टिसाइड, इनका बिक्री यहाँ शुरू हुई। उसके कारण देश का उत्पादन बढ़ा। आज देश अन्न के दृष्टि से देखेंगे तो आत्मनिर्भर है। आज हमारे गोडाउन भरे हुए हैं। आज हम दुनिया के अनेक देशों को देते भी हैं, दे सकते हैं, दुनिया को अन्न खिला सकते हैं। परंतु इस जो 40-50 साल का इतिहास है, इस दौरान एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना क्या हुआ? मैं गुड़गांव की बात फिर से कहता हूँ। NCR में आज से 25 वर्ष पूर्व एक बड़ा हॉस्पिटल था, अपोलो। बहुत महंगा हॉस्पिटल था। कोई कोई व्यक्ति उसमें इलाज करने के लिए जाता था जो ज़्यादा खर्चा कर सकता था। परंतु इस 25 साल के सफर में NCR में ऐसे लगभग 200 से अधिक हॉस्पिटल अपोलो जैसे बने। अब देश की कोई सरकार अगर कोई बात करेगी तो शायद सरकार का कोई नेता वो बोलेगा कि एक हॉस्पिटल से 200 हो गए, परंतु एक हॉस्पिटल में कोई जाता नहीं था, महंगा था। आज 200 होने के बाद भी हमें बेड नहीं मिलता। 200 हॉस्पिटलों में भीड़ लगी हुई है। इसका कारण एक राजनीति तौर पर देखेंगे तो कहेंगे इतनी डेवलपमेंट की हमने, 1 से 200 हो गया। परंतु दूसरा हम ये कह सकते हैं कि देश में इतनी बीमारी बढ़ गई। बीमारी बढ़ने का कारण क्या है? बीमारी बढ़ने का कारण है केमिकल युक्त जो हमारे खाद्य पदार्थ ये उगाए गए। ये मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा अपने लाभ को कमाने के लिए
मेरा निवेदन, मैं कई बार कड़वी बात बोलता हूँ, हमारे देश में बहुत सारे कृषि विश्वविद्यालय हैं। आज अभी भाई राजेश जी बता रहे थे कि 15 लाख की 1 एकड़ में, अब 1 एकड़ में मैंने 15 लाख की शिमला मिर्च निकाली है। कोई देखना चाहता है तो आकर देख सकता है, समालखा में है। परंतु मैं ये देखता हूँ उसका एक बीज, एक शिमला मिर्च के पौधे का बीज आज 8 रुपए का मिलता है, 10 पैसे का बीज 8 रुपए में मिलता है। हमारे देश की जो इतनी कृषि विश्वविद्यालय है, दिल्ली में पूषा है, दिल्ली में अभी मेरा को कुछ दिन पहले पूषा में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने देखा देश का सर्वाधिक महंगा कोई क्षेत्र है वो बॉम्बे माना जाता है, बॉम्बे के बाद दिल्ली मानते हैं। दिल्ली देश का दिल है, देश की राजधानी है, परंतु दिल्ली के दिल में पूषा है। 2000 एकड़ से अधिक जमीन में रहने वाला पूषा, जिसका दुनिया में बड़ा नाम है, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, परंतु इतने वर्षों में और उसके साथ जुड़ी हुई हर प्रदेश में अनेक श्रेष्ठ यूनिवर्सिटियां और श्रेष्ठ ऐसे साइंटिस्ट जो न केवल भारतवर्ष पर दुनिया की यूनिवर्सिटियों में जाकर भी काम करने वाले। परंतु आज दुर्भाग्य की बात है कि हमारा इंटेलेक्चुअल वो मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए काम कर रहा है। उन मल्टीनेशनल कंपनियों के बीज, जो 10 पैसे का एक बीज भारत की कृषि यूनिवर्सिटी तैयार कर सकती है, वो आज किसान 7-7, 10-10 हजार एकड़ जमीन एक यूनिवर्सिटी के पास है। मेरे को अनेक यूनिवर्सिटियों में जाने का मौका मिला, परंतु मैं उन सब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, उनके साइंटिस्ट, उनको निवेदन करता हूं कि मल्टीनेशनल कंपनियों की मार्केटिंग छोड़कर भारत के किसान के लिए काम करिए। भारत फिर से महान होगा, भारत फिर से विश्वगुरु होगा। भारत के विश्वगुरु होने का आधार पहले भी कृषि थी, पहले ही गांव था। आज भी अगर भारत को फिर से उस बुलंदियों पर लेकर जाना चाहते हैं, आज दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है, दुनिया मान रही है, तो आज फिर से मेरे को लगता है कि भारत के गांव का विकास करना होगा, गांव के किसान का विकास करना होगा। मेरा निवेदन है किसान भाइयों को कि आज की जो आधुनिक जो खेती के तरीके हैं उनको अपनाना चाहिए। हम लगभग अगस्त में हमारी क्लासेज जो समालखा में किसानों के लिए फ्री क्लासेज ये शुरू करेंगे, ताकि वो अपनी आमदनी को, खेती कोई छोटा काम नहीं है, खेती बड़ा काम है, इसको ढंग से सीखने की ज़रूरत है, इसका काम करने की ज़रूरत है। मेरा निवेदन है कि आप समालखा के उस प्रकल्प में अपने बच्चों को, अपने खुद भी आकर देखिए, वहाँ हम ये प्रशिक्षण देते हैं और वो सब जैविक खेती है। 1 ग्राम भी, पिछले 3 साल में मैंने काम शुरू किया है, 1 ग्राम भी कोई पेस्टिसाइड, कोई केमिकल खाद हमने उस केंद्र के अंदर घुसने नहीं दी। उसके बावजूद भी पैदावार के परिणाम, मैं कहता हूँ, मैं गारंटी से कहता हूँ, 1 एकड़ में कम से कम कैसी भी जमीन हो 5 लाख से ऊपर का उत्पादन निश्चित रूप में कर सकते हैं। तो देश का किसान समृद्ध होगा, देश का गांव समृद्ध होगा, तो निश्चित रूप में देश का 60% जब समृद्धि होगी तो देश का विकास होगा। 75 साल का समय ये शहरों की विकास के लिए लगा। आज पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है कि ऐसे जो प्रोग्रेसिव किसान हैं उनका इंटरव्यू करते हुए किसानों को ये सारे आंदोलनों को छोड़कर कृषि की ओर ध्यान देना और कृषि के द्वारा अपने परिवार को आगे बढ़ाना, अपने गांव को आगे बढ़ाना, इस प्रकार का अगर करेंगे तो निश्चित रूप में मेरे पत्रकार बंधु इस भूमिका को निभाएंगे, तो देश के निर्माण में हमारी एक